नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो आप देख रहे हैं जैसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, अब थर्ड आ गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो वो अब उनको फिर से बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं। कह रहा है कोऑपरेशन शुड बी देयर एंड इंडिविजुअलिज्म इज नॉट देयर। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर प्रिंसिपल। जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया, उसी के मीनिंग को आगे बढ़ा दिया गया। ये कहता है, उसने क्या कहा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ने, कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी एग्रीमेंट रहना चाहिए। मैनेजमेंट अपने गेन्स को शेयर करें, वर्कर्स क्या करें, वर्कर्स भी हमेशा ये सोचें कि प्रॉस्पेरिटी पहले एम्प्लॉयर के लिए फिर उनके लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब था, वही कहता था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएं। ठीक है, वो अपनी अपनी जगह पे रह के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। लेकिन अब ये कहता है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म नहीं। तो ये कहता है कि अगर हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी भी कर रहे हैं तो कभी भी मैनेजमेंट अपने आप को वर्किंग क्लास से अलग ना समझे, अलग इंडिविजुअल यूनिट ना समझे, वर्कर्स भी अपने आप को मैनेजमेंट से अलग इंडिविजुअल यूनिट ना समझे। कहने का मतलब वर्कर्स को भी ये एम्फेसाइज कराना चाहिए कि वो मैनेजमेंट का पार्ट हैं, और मैनेजमेंट को भी अपने अंदर वर्किंग क्लास स्किल्स या वर्किंग क्लास की वो रखनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक पूरी ग्रुप माने। ये दोनों अपने आप को क्या माने, एक ग्रुप माने। ये दोनों अपने आप को इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ना माने। समझ रहे बात को? तो ये कहता है कि आप आपस में कोऑपरेशन करो। आपने मैनेजमेंट की भूमिका निभाई, आपने वर्कर्स की भूमिका निभाई, लेकिन अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। अगर हमारे वर्कर्स को वर्किंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्किंग में उनकी हेल्प करें। समझ रहे हो? ये ना सोचे हम तो मैनेजर्स हैं, हमारा काम तो डिसीजन लेना है, हमारा काम तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करने का है, हम वर्क थोड़ी करेंगे। नहीं, एक अच्छी मैनेजमेंट वही है जो अपने वर्कर्स को वर्क करना सिखाए। डायरेक्टिंग भी एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो वहाँ पे आप उनको लीड कर सकते हो, वहाँ पे आप उनको सुपरवाइज गाइड इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो ये भी काम है वर्क मैनेजमेंट का। साथ साथ वर्कर्स को मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। कुछ जगह पे कुछ जगह पे वर्कर्स के सजेशन लिए जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस होंगी तो उनके बीच में और ज़्यादा एक ग्रुप एफर्ट, एक एस्पिरिट, एक कॉप्स डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। समझ रहे हो? तो पहले तो ये समझना कि इसमें और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये कहता था कि आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन पूरी करो, और उसमें मैंने ये भी बताया था दो डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, दो डिफरेंट क्लास हैं, वर्किंग क्लास, एक मैनेजमेंट है, एक वर्कर है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के प्रति अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी रखती हैं तो इन दोनों में आपस में प्रति क्या रहता है, एग्रीमेंट रहता है। अब ये वाला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि भाई आपस में एक दूसरे की क्लास से बाहर निकलो और एक ग्रुप के तौर पे वर्क करो, एक ग्रुप के तौर पे वर्क करो। वर्कर्स को थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में शेयर दोगे या सजेशन लेने दोगे तो वो आपको आपके अपने ग्रुप में मानेगी। अगर मैनेजमेंट भी वर्किंग में उनकी हेल्प करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स उनको करेक्ट करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस देंगे, तो ये आपस में एक ग्रुप रहेगा। तो इस तरह के कोऑपरेशन से क्या होगा, इस तरह के कोऑपरेशन से ग्रुप एफर्ट्स और बढ़ेंगे। उससे आगे चल के वर्कर्स, क्योंकि वो अपने आप को मैनेजमेंट का पार्ट समझते हैं, उनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भाई हम भी थोड़ा मैनेजमेंट का पार्ट है, एक ही ग्रुप है। तो कभी भी अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करेंगे, ऐसी डिमांड्स नहीं करेंगे जो अनरीजनेबल है। होता है ना कई बार ऐसे कि भाई कई बार क्या होता है, फैक्ट्री के वर्कर जिनको पता है भाई मैनेजमेंट तो अपना अपना सोचती है, हमारे बारे में थोड़ी सोचती है, तो वो भी बोल रहे हैं हमारी भी तनख्वाह बढ़ाओ, हमको क्या पता कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या डिसीजन क्या नहीं। लेकिन अगर उनको इसी चीज़ में शेयर दे दोगे तो वो ये सब चीज़ सोचने लगेगी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, और वो कभी भी अनरीजनेबल डिमांड्स मैनेजमेंट से नहीं करेगी। और मैनेजमेंट जब उनको थोड़ा बहुत सजेशंस शेयर देंगे तो क्या होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग में इस ग्रुप का भी रोल आ जाएगा, जिससे मैनेजमेंट भी एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट नहीं रहेगी, आपस में क्या रहेगा, कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेलर ने बोला एक पेट्रियार्कियल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, एक पेट्रियार्कियल सिस्टम होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी अवेलेबल विद द वर्कर्स साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड उनके अवेलेबल रहे, उनकी हेल्प करने के लिए, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए। मतलब अपने दायरे से बाहर निकलो, एक ग्रुप बनाओ, उनके साथ साइड बाय साइड अवेलेबल रहो। पेट्रियार्कियल सिस्टम, इसका भी एग्जांपल जापानीज वर्क कल्चर है। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस भी याद रखना। वहाँ पे हम अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं,
अपने अपने काम कर रहे हैं और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हैं अपने वर्किंग क्लास के साथ, अपनी वर्किंग क्लास में रह के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे बोले उस वर्किंग क्लास से बाहर भी निकलना पड़ेगा और आपको एक ग्रुप के तौर पे भी काम करना पड़ेगा। वर्कर्स को थोड़ा शेयर डिसीजन मेकिंग में इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस दो, साथ साथ वर्कर के साथ साइड बाय साइड अवेलेबल रहो। और अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपकी जो टीम है, आपका जो ग्रुप है, इट विल बी वेरी स्ट्रांग। ग्रुप गोल्स अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। So now fourth and the last principle of scientific management is development of each and every person, every individual to his or her greatest efficiency। ठीक है, तो अभी तक कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ कंडक्ट, कुछ बिहेवियर के ऊपर प्रिंसिपल्स थे, है ना, मैनेजमेंट के बिहेवियर के ऊपर, मैनेजमेंट के कंडक्ट के ऊपर। ये फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि अब मैनेजर्स अपने वर्कर्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज टू बी डेवलप टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये मैनेजमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंडिविजुअल को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसीज तक पहुंचाए। मैनेजमेंट अपने पूरे के पूरे वर्कर्स, अपनी पूरी वर्किंग क्लास को ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाए। तो आपको जैसे अब एफिशिएंसी का मतलब पता ही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचा दिया तो क्या फ़ायदा होगा। अगर हर बंदे को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचा दिया तो इट विल बी अ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सेव होंगे। रिसोर्सेज बचने से क्या होगा, द बेनिफिट विल बी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस पूरे ग्रुप के गोल्स अचीव होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी का बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाएं कैसे, कैसे एक आदमी को ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाए। तो ये बोला, टेलर ने बोला कि देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रेनिंग इज दैट फॉर्म ऑफ लर्निंग विच इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स। ट्रेनिंग लर्निंग की वो फॉर्म है जिससे वर्कर्स की स्किल्स इम्प्रूव होती है। तो प्रैक्टिकली वर्कर्स को दो ट्रेनिंग, समझ रहे बात को, उनको ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग से उनकी स्किल्स इम्प्रूव होगी और उनको वहाँ तक लेके जाओ जहाँ पे वो क्या बन जाते हैं, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि भाई साइंटिफिक अप्रोच में ट्रेनिंग का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है मेरे को लग रहा है ये लड़का काम कर लेगा, चल काम करना स्टार्ट कर। ठीक है, कोई गलती हो गई, चल कोई नहीं, डांट दो उसको, दोबारा काम कर। हो गई गलती, अरे फिर हटाओ इसको, दूसरे को लेके आओ। ऐसे काम नहीं चलने वाला। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि वर्कर्स शुड बी इक्विप्ड विद द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड दैट कैन बी फ्रॉम लर्निंग। ठीक है, और ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो वो कैसे होगा, वर्कर शुड बी गिवन ट्रेनिंग। ठीक है, उनको साइंटिफिक लर्निंग देनी चाहिए, उनको कुछ स्किल्स सिखाने चाहिए, उनको अप्रोच सिखानी चाहिए, उनको लॉजिक के बारे में बताना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर स्टडी करानी चाहिए। और इस तरीके से ट्रेनिंग से क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसमें यही था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी के बेनिफिट्स तब मिलेंगे जितना ज़्यादा वो ट्रेनिंग कराती है और जितनी ज्यूरिसडिक्शन से, जितनी जुडिशियस नेचर से ट्रेनिंग हो रही है। जुडिशियसली होगी, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। ऑब्वियसली वो नई स्किल सीखेंगे, वो बंदा भी डेवलप हो रहा है तो वो मोटिवेट भी होगा, वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेगा परफॉर्मेंस के, जिसका फ़ायदा मैनेजमेंट को होगा, वर्कर को भी होगा, पर्सनली भी डेवलप करेगा, एज वेल एज वो अपना एम्प्लॉयर के लिए प्रॉस्पेरिटी भी लेके आएगा। ठीक है ना, तो ये थे 4 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ टेक्निक्स जिससे ये प्रिंसिपल्स और ज़्यादा लागू होने में हमारी हेल्प करेंगे।